बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। भारतीय वजीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज हाथों में नहीं हैं और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इस बात का बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब दिया है और यह समझ लें कि हिंदुस्तान का मुंह बंद कर दिया है। और इस हवाले से आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों के बारे में क्या कहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खबर है कि शेर अफजल मरवत ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह पर तशद्दुद किया था, अब इस केस में से वो बरी हो गए हैं। आपको पता है कि कुछ अरसा कबल टीवी के एक प्रोग्राम में अफनानुल्लाह और शेर अफजल मरवत इकट्ठे बैठे हुए थे और बातें करते करते एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो गए, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालम गलोच शुरू कर दी। शेर अफजल मरवत उठा, उसने भी हाथापाई की, थप्पड़ मारे, अफनानुल्लाह ने भी थप्पड़ मारे। बहरहाल ये सारी सूरत का लड़ाई का आपको पता है। तो इस पर अफनानुल्लाह ने एक FIR शेर अफजल मरवत के खिलाफ दर्ज करवा दी और इसका फिर ट्रायल शुरू हो गया। शेर अफजल मरवत इस केस में जेल नहीं गए, उनकी बेल हो गई थी, लेकिन उसका ट्रायल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। तो मीनवाइल आज वो इस केस में से बरी हो गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि अफनानुल्लाह साहब FIR का अंदराज करवाने के बाद अदालत में एक दफा भी हाजिर नहीं हुए। अब कानून ये कहता है कि अगर कोई भी मुद्दई एक दफा FIR करवाने के बाद अदालत में ना आए तो फिर केस को ज्यादा देर तक लंबा नहीं चलाया जा सकता। इससे ये साफ पता चलता है कि मुद्दई की इस केस में दिलचस्पी नहीं है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत ने एक बरीयत की दरखास्त दी। कानून में इसे कहते हैं कि अंडर सेक्शन 249A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बरीयत के लिए एप्लीकेशन दी और कहा कि जी मुद्दई इस केस में बिल्कुल सीरियस नहीं है, लिहाजा मुझे इस केस में से बरी कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली अदालत ने आज शेर अफजल मरवत को इस केस में से बरी कर दिया है। अच्छा, अब बड़ी जो इंपॉर्टेंट खबर है उस पर बात करेंगे कि जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को फेंटी लगाई है उस वक्त से लेकर अब तक हिंदुस्तान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो बौखलाहट का शिकार है और पता नहीं अब मजीद कितने अरसे तक या कितने सालों तक वो इसी बौखलाहट का शिकार रहेगा। और आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा, कोई ना कोई नया तमाशा, पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई नया इल्ज़ाम कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। कभी कहेंगे कि जी उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी, कभी कहेंगे कि जी उनके एटम बम महफूज नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान को खबर कहीं से मिल गई जब पाकिस्तान ने 10 मई को हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया और उसके ऊपर मिसाइल फेंके, बड़ा सारा नुकसान पहुंचाया। ये तमाम तर तफसीलात का आपको पता है कि कितना नुकसान पहुंचाया। तो उसके बाद हिंदुस्तान को यह खबर मिल गई कि पाकिस्तान कोई मीटिंग कर रहा है एटम बम के हवाले से। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदुस्तान चूंकि डरा हुआ था, एक तरफ तो उसे मार पड़ रही थी और साथ ही उसे यह भी खबर मिली कि शायद पाकिस्तान कोई एटम बम के हवाले से तैयारी कर रहा है। चले, ये बेशक झूठी खबर थी, लेकिन दुश्मन के ऊपर दाग बैठ गई और फौरी तौर पर उसने ट्रंप से राब्ता किया, अमेरिकी वजीर खारजा से राब्ता किया और अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ राब्ता हुआ, रिक्वेस्ट हुई और सीज फायर हो गया। अब भारतीय वजीर दिफा ने एक दफा फिर ये इल्जाम लगाया, बल्कि उसने डिमांड की अक़वाम मुत्तहिदा से कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं हैं, लिहाजा उसे अपनी तहवील में ले लिया जाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है जिसे कहते हैं बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी, कि उसकी निगरानी में दे दिया जाए। अब भारतीय वजीर दिफा ने इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान अदारे के तहत होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि एटमी हथियार एक गैर जिम्मेदार और बागी मुल्क के हाथों में महफूज हैं। कहा कि पाकिस्तान के जोहरी हथियारों को IAEA, ये जो अभी मैंने आपको बताया, कि निगरानी में लाया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के वजारत दिफा ने इस सारी सूरत हाल का मुकम्मल दिफा किया और हिंदुस्तान के एटमी हथियारों के बारे में कहा कि आप अपने एटमी हथियार महफूज बनाकर रखें, क्योंकि आपके एटमी हथियार महफूज नहीं हैं। और आए दिन इस हवाले से कोई ना कोई खबर मिलती रहती है कि किसी न किसी मुलजम को पकड़ा गया या एटमी हथियार के हवाले से कोई ना कोई चोरी सामने आई है। तो आपके एटमी हथियारों को महफूज रखने की जरूरत है। इस हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जमान
शफकत अली खान ने एक बयान में कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के मौसर दिफा और रवायती ज़राए से भारतीय जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत पर उसके शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी को ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान की रवायती अस्करी सलाहियतें भारत को रोकने के लिए काफ़ी हैं और हमें नई दिल्ली की तरह किसी खुद साख्ता एटमी ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं। तर्जमान ने मजीद कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के तबसरे इस बात की निशानदही करते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के एक मखसूस अदारे बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मैंडेट और जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर लाइलम हैं। शफकत अली खान ने भारत में जोहरी और ताबकार मफाद की बार बार चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग के वाक़यात पर भी सवालात उठाए और कहा कि IAEA और आलमी बरादरी को इन मामलात की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। उन्होंने निशानदेही की कि गुज़िश्ता साल भारत के बाबा एटमी तहकीकाती मरकज से चोरी शुदा ताबकार आला रखने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा एक गिरोह को $10 करोड़ मालियत के गैर कानूनी तौर पर रखे गए ताबकार और जहरीले मादे के साथ पकड़ा गया। 2021 में भी कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि नई दिल्ली ने ताबकार मवाद और एटमी तनसीबात की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए हैं और ये भी कहा कि ये वाकयात इस बात की निशानदही करते हैं कि भारत में हसास दोहरे इस्तेमाल वाले मवाद की एक ब्लैक मार्केट मौजूद है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान इन वाकयात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करता है और भारत पर जोर देता है कि वो अपने एटमी असासों और तनसीबात की सलामती यकीनी बनाए। अच्छा, यहाँ पर भी हिंदुस्तान को मार खानी पड़ी जब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने पाकिस्तान की तमाम एटमी साइट्स को महफूज करार देते हुए भारतीय झूठ को बेनकाब किया है। अच्छा, इसके अलावा एक खबर यह है कि स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर किसी नोट के ऊपर कोई तहरीर लिखी हुई होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगा और स्टेट बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि 30 जून तक आपके पास जो कोई भी इस तरह के नोट हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई तहरीर लिखी गई है वो आप स्टेट बैंक में जमा करवा दें और उसके बाद यानी कि 1 जुलाई से इस तरह के नोट जिनके ऊपर कोई तहरीर लिखी होगी वो काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस केस की समाअत हुई है और आइंदा हफ्ते इस केस की तारीख फिक्स की जाएगी और 190 मिलियन पाउंड जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा का सामना है। इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। इस हवाले से एक अपील भी फाइल की गई है लेकिन अभी अपील की समाअत नहीं हो रही, तो इस वजह से एक जमानत की दरखास्त यानी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त दायर की गई है जो कि अब अगले हफ्ते में इसकी समाअत होने का इम्कान है और अगर इसकी समाअत हो गई तो आई थिंक सो कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इंसार अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि मैं तमाम सियासी जमातों को यह ऑफर करता हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यह ऑफर करता हूं कि आए मिलकर बैठें और आपस में बातचीत करके मसाइल को हल करें। तो इस हवाले से अब अंसार अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान साहब इस हवाले से बिल्कुल मुत्तफिक हो गए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत को कबूल कर लिया है। लेकिन अंसार अब्बासी की इस खबर को मैं क्रेडिबल खबर नहीं समझता क्योंकि अंसार अब्बासी पहले भी अक्सर इस तरह की पेशगोइयां करते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ज़राए से पता चला या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे इस किस्म की इंफॉर्मेशन दी, इस वादे के साथ कि मैं उनका नाम सीगा राज में रखूंगा, लेकिन ये जो कोई भी खबर देते हैं वो झूठ पर मबनी होती है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इस खबर की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही इमरान खान साहब की तरफ से हमें ऐसा कोई हुक्म मिला है कि मुज़ाकरात किए जाएं। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पहले भी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था जो कि मुकम्मल ना हो सका और ख़त्म हो गया। जो राय मैंने पहले दी थी वही राय मेरी अब है। पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए, मैंने कहा था कि नाकाम होंगे और अब भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे अगर शुरू हुए तो। पहली बात तो यह है कि ये मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे, इमरान खान साहब मानेंगे ही नहीं और अगर शुरू हो भी गए तो ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। मुज़ाकरात कहां पर कामयाब होंगे वो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट।
جب عمران خان صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت ہوگی، جو کہ پہلے بات چیت ہو رہی تھی لیکن چلیں بعد میں پاک انڈیا جنگ کی صورتحال بن گئی اور یہ معاملات رک گئے، اور جب یہ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا تو عمران خان صاحب کو جب بھی کوئی ریلیف ملے گا یا کہ ان کی رہائی ہوگی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہی ہوگی۔ اس کو آپ مذاکرات کا نام دیں، اس کو آپ ڈیل کا نام دیں، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ڈیل ہوگی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے کسی ملک سے سیز فائر کے لیے رابطہ نہیں کیا، بلکہ امریکی وزیر خارجہ نے رابطہ کر کے بتایا کہ بھارت جنگ بندی چاہتا ہے، ہم حساب چکتا کر چکے تھے اس لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا تو اسحاق ڈار نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے یہ تمام تر صورتحال کلیئر کی، کیونکہ ہندوستان کا موقف اس حوالے سے مختلف ہے، ڈیفینیٹلی مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ بات کریں گے کہ ہم امریکہ کے پاس گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو پھر تو ان کی ندامت ہوگی، اور ویسے بھی ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ سچ، صحیح اور حقیقت بات یہی ہے کہ جب پاکستان نے ہندوستان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو وہ سنبھل نہیں پا رہے تھے اور الٹیمیٹلی انہوں نے امریکہ کی طرف رخ کیا، وہاں ریکویسٹ کی گئی، تو جب پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی کہ سیز فائر ہونا چاہیے، چلیں دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ سیز فائر کرنے کے لیے پاکستان نے کسی بھی ملک سے یا امریکہ سے رابطہ نہیں کیا تھا، کیونکہ جو ملک جنگ جیت چکا ہوتا ہے یا غالب آ چکا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیز فائر کرنے کی بات نہیں کرتا۔ سیز فائر کے حوالے سے جو بھی ریکویسٹ کی گئی وہ ہندوستان کی طرف سے کی گئی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔